नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और नतीजे अब आ गए हैं और जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी प्रचंड जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचने जा रहा है। पिछले कई सालों से जो कई मिथक चले आ रहे थे वो भी टूटे हैं इन चुनाव के नतीजों से। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की करने जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और सबसे पहला सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सबसे मुख्य वजह, सबसे मुख्य कारण क्या मान रहे हैं आप कि आखिरकार प्रचंड बहुमत फिर से, और उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का प्रचंड बहुमत हमने पिछले सालों की जो सरकारें रहीं, पिछली बार की जो सरकारें रहीं उनमें नहीं देखा। सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं आप? तो ये आप कह रहे हैं प्रचंड, इसको मैं कहूँगा अभूतपूर्व, क्योंकि आज़ाद भारत में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और वो दोबारा से उत्तर प्रदेश में चुना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और 1985 के बाद तो ऐसा हुआ ही नहीं था कि एक सरकार जा रही है और फिर वो वापस आ रही है, ऐसा हुआ ही नहीं था। तो सरकार जा रही है और फिर सरकार वापस आ रही है भाजपा की। मुख्यमंत्री तो दोबारा चुने ही नहीं गए थे कभी। तो योगी आदित्यनाथ इस तरह से 2 रिकॉर्ड खड़ा करेंगे अगर वो शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की तारीख में जब हम बात करते हैं जाति की, धर्म की, ये तमाम विषय, तो उसमें जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जन सरोकारों से जुड़े हुए वो भूल जाते हैं लोग। देखिए, इस बार जो अवसर मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाने का, चुनाव के दौरान कवरेज का, एक मुद्दा जो मुझे हर क्षेत्र में सुनाई पड़ा, हर जगह लोगों ने उसके बारे में बात की। हर व्यक्ति, आवाम का हर वर्ग जिससे बहुत ज़्यादा मुतमईन था, और वो था सुरक्षा, कानून व्यवस्था। इस बार कानून व्यवस्था का मुद्दा इतना सर चढ़कर बोलेगा लोगों के, किसी को अंदाजा नहीं था। आप सहारनपुर में हो, आप बागपत में हो, आप अवध में हो, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, देवरिया में हो, वाराणसी में हो, गोरखपुर में हो, आपको समझ आएगा कि हर जगह लोग ये बात करते हैं कि साहब ऐसा है कि आजकल हमारे साथ गुंडागर्दी तो नहीं होती, महिलाएं बहुत आराम से आती हैं जाती हैं, कोई उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। व्यापारी कहा करते थे कि देखिए हमारे दुकान पे कोई रंगदारी टैक्स मांगने नहीं पहुंचता है। अमूमन ये जो बातें थी ना, लोग बाग बहुत सामान्य स्थितियों में कह दिया करते थे कि देखिए वो जो छीना झपटी बाइक पर बैठ करके खींच लिया करते थे, महिलाओं के कान से, गले से चेन छीन लिया करते थे, ये सब खत्म हो गया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने काम कुछ किया हो न किया हो, और हम आगे उस पर बात करेंगे कि काम में कौन कौन सी चीज़ें उनको हेल्प कर रही थी, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें बिना एक पैसे खर्च किए योगी आदित्यनाथ ने मैदान मार लिया। लेकिन विपक्ष इसी चीज़ को एक मुद्दा भी बना रहा था कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, पुलिस जब चाहती है जिसको ठोक देती है। मुख्यमंत्री ने कई बार भाषणों में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जिससे विपक्ष ने मुद्दा बनाया। तो ये एक पॉजिटिव चला गया इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए, बजाय इसके कि विपक्ष इसको भुना पाता। देखिए, या फिर विपक्ष जो है बेवजह का एक बवाल खड़ा करने की कोशिश। बेवजह तो नहीं कहूंगा। देखिए, इस कथन के पीछे कानून व्यवस्था कई लेयर्स है। ये बहुत सिंपल सा मामला नहीं है कि कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए, पुलिस घूम रही थी और इस कारण से जीत गए। जी नहीं, बहुत चिन्हित तरीके से गुंडों को खत्म करने का एक अभियान चलाया गया जिसका शुरुआत में ठोको नाम दे दिया गया। उसके पहले एक एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत शुरुआत में चला दिया था, सिलसिलेवार तरीके से एनकाउंटर हुए। फिर एक सिलसिला है एनकाउंटर्स का, और उसके बाद और वो एनकाउंटर्स ऐसे थे जो समाज द्वारा बहिष्कृत लोग, उनको चुन चुन करके टारगेट किया गया। समाज ने जिनसे परेशानी फील किया था और उन्हें कहा दिया था कि अब तुम हमारे हिस्से नहीं हो, गुंडागर्दी करते हो तो हम क्या करें, हाँ, मजबूत हो तुम, उनको चुन चुन के ठोका। तो एक विश्वास जो उन्होंने भरा, वो विश्वास लोगों के मन में था, और उसी ने, अब देखिए मैं लेयर्स की बात क्यों कर रहा हूं, उसने भय का काम किया कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो फिर वो जो एक
स्थिति थी 5 साल पहले वो वापस आ जाएगी हिमांशु। वो देखिए डर, और अगर ऐसा होगा तो फिर मेरा क्या होगा। मैं तो पिछले 5 सालों से बड़े शान से दुकान चला रहा हूं और किसी को भी हफ्ता नहीं देता हूं। मैं तो पिछले 5 सालों से हमारी औरतें आ जा रही हैं, किसी को। अब देखिए इसकी एक पृष्ठभूमि है दंगे हुए थे इस राज्य में। इस राज्य में जो दंगे हुए 2013 के खासतौर पे मुजफ्फरनगर दंगे, और उसके बाद कई दंगे आसपास उसके हैं, सहारनपुर से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, और भी कई गाजियाबाद में, और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये तनातनी। इसको कंट्रोल करने के क्रम में, इसको कंट्रोल करने के प्रोसेस में एक नया नैरेटिव बना कि कानून व्यवस्था कोई तोड़ नहीं सकता है। कंट्रोल किया जा रहा था दंगाइयों को, लेकिन नैरेटिव निकल रहा था कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं कोई करेगा। और उस क्रम में जिसको भी पाया गया कि वो चैलेंज बनने की कोशिश कर रहा है, उसको रगड़ दिया गया यहाँ की भाषा में। और देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि एक तरफ मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी जैसे लोग थे, और दूसरी तरफ वो बिगरू कानपुर वाला दुबे। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ये संदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था हमारी ताकत है। ठीक है, एक हो गया कानून व्यवस्था जो कि पॉजिटिव गया भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनाव में, और जीत में एक अहम रोल निभाया। इसके अलावा भी क्या फैक्टर मानते हैं? अब देखिए कानून व्यवस्था पर आखिरी बात कहते हुए आगे बढ़ेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने से सियासी लाभ होता है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई हो। इसका एक उदाहरण बिहार में मिला था, जब नीतीश कुमार ने 2005 से 2010, उसके बाद तो वो बहुत खास नहीं कर पाए, लेकिन इस काल में उन्होंने जो किया उससे एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, एक इंप्रेशन क्रिएट हुआ, और वो इंप्रेशन आज भी उनको मदद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर तेजस्वी यादव की पार्टी आती है तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, ये शब्द वहां प्रयोग होता है। और कुछ इस तरह का यहां भी वही देखा गया उत्तर प्रदेश में कि अगर ये जाएंगे तो पता नहीं वो जब आएंगे तो क्या होगा। तो ये फैक्टर तो सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा आपने जो बातें कही कि आखिर कौन से और फैक्टर हो सकते हैं, देखिए पहला उसमें सबसे प्रबल कि इस एक फैक्टर ने जातिवादी जो राजनीति है उसके कमर पर अटैक किया, और कास्ट पॉलिटिक्स में बटा हुआ उत्तर प्रदेश अचानक से उसे लगने लगा कि हमारे जो जरूरी सरोकार हैं वोट उसके लिए करो। तो एक फैक्टर था कि कानून व्यवस्था हमने बनाया है। अब ये फैक्टर कानून व्यवस्था का राष्ट्रवाद से पहले जोड़ा गया कि भाई हम तो राष्ट्रवादी हैं और दंगाई वो हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। फिर पर्टिकुलर समाज समुदाय को उसका वो एक पहचान करके बनाया गया, और मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो पॉलिटिक्स हुई उसके अंदर राष्ट्रवाद का पुट जुड़ा। और देखिए ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहा था। और राष्ट्रवाद की जब आप बात करते हैं, सांप्रदायिकता का हल्का सा पुट भी होता है उसमें, तो जाति टूटती है, जाति क्रम्बल करती है, क्योंकि राष्ट्रवाद के बड़े अम्ब्रेला में हर जाति आ जाती है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी की तमाम वो जातियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले आस्था रखती थी, इसी बात पर इस बार भी जुड़ी रही। हालांकि बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन उन्हें यह लगा कि ये सेफ है। यहां पे हमें क्या क्या मिला, यहां पे हमें सुरक्षा मिली, हमें अनाज मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे आएंगे। हाँ, इसके अलावा हमें क्या मिला, घर मिला, 2.5 लाख रुपए मिले। आप जाएंगे छोटे छोटे शहरों में, फिरोजाबाद, हाथरस, आपको छोटी छोटी झोपड़ियां जहां हुआ करती थी वहां घर बने हुए, ये हकीकत है। ये लाभ मिला, 2.5 लाख रुपए मिला करते थे, वो हमें घर मिला। उसके पहले शौचालय मिली, उसके पहले गैस कनेक्शन मिला। तो ये जो छोटी छोटी मदद जो थी ना, इसने लाभार्थियों की एक जाति बना दी, लाभार्थियों की एक जाति। और ये जो बेनिफिशियरी गुट थे, ये राष्ट्रवाद के इसी अम्ब्रेला में बड़े कंफर्टेबली फिट हो गए। अब ये जो लाभार्थी थे ये हर जाति समुदाय से थे, तो वोट उनका अक्रॉस द स्पेक्ट्रम भारतीय जनता पार्टी का आया। जबकि अगर केवल आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े लोगों की बात करें तो वो एक समुदाय विशेष, कुछ जातियां विशेष, उसको जोड़ने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया। अच्छा, जैसे कोविड आया और कोविड के बाद में जो स्थितियां बनी कि लोग इलाज नहीं करवा पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ये तो एक नेगेटिव गया। उसके बाद जो सरकार ने हेल्प करना शुरू किया, जो निचला तबका था उसको अनाज देना शुरू किया या फिर कुछ भी हेल्प करना शुरू किया, उसने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उसका फायदा मिला। कुल मिलाकर जो कोविड का नुकसान जो एक तरह से समझा जा रहा था कि कोविड आया है और भारतीय जनता पार्टी इसका खामियाजा भुगतेगी क्योंकि सत्ता में है,
खामियाजा ना भुगत के अच्छे परिणाम आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लाभार्थी जो थे उस कोविड में जिन लोगों की मदद हुई, जो निचला तबका था जिसको राशन मिला, उसने बटन दबाया। देखिए हिमांशु, ये अपने आप में आश्चर्य है, लोग बाग भूल जाते हैं वो पीड़ा, वो दर्द, वो असहनीय दर्द जो कोविड के जमाने में पूरे देश ने देखा और खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने देखा। उसको बाद में जब सरकार ने मदद करना शुरू किया, और सबसे पहले वो अनाज के तौर पर आया, फिर वो टीके के तौर पर आया, वैक्सीनेशन के तौर पर आया, और इस तरह से पोजीशन किया अपने आप सरकार ने कि देखो जी हम आपकी मदद कर रहे हैं। अब वो तो कायनात की साजिश थी, भगवान ने उसको किया था, हम क्या कर सकते हैं, वो तो ईश्वर प्रदत्त था। तो ये जो बातें कही गई सरकार की तरफ से और प्रयास किए गए, लोगों ने उसको सराहा। लोग भूलते हैं, अपने दर्द को भी भूलते हैं और मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उससे वशीभूत होकर के अपना वोट कास्ट करते हैं। किसान आंदोलन ले लीजिए, किसान आंदोलन के लिए कितना ज्वार था पूरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मास्टर स्ट्रोक में कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े एन मौके पर सी स्टूप्स टू कंकर, जो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत, अपने आप को झुकाया, वापस लिया कानून। और मैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कवरेज पे था तो मैं पा रहा था कि किसान आंदोलन तो मुद्दा ही नहीं है, और वही हुआ। हम लोगों ने बात किया था इस बारे में कि ऐसा नहीं है कि सारे किसान आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। जी नहीं, जाट समुदाय में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है, ये हम लोगों ने बातें की थी। बिल्कुल। और वहां पर जो पुराना नैरेटिव था सुरक्षा का, वो ज्यादा प्रबल था। किसानी का मुद्दा उतना प्रबल नहीं था, क्योंकि किसान आंदोलन और किसान कानून वापस ले लिए गए थे। तो इस तरह से हमने पाया कि ये मुद्दा भी जाता रहा, कोई बहुत मजबूती से ये मुद्दा खड़ा रहा, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो किसानी का मुद्दा हो, ऐसा नहीं। अच्छा, जो हम धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब राजनीति की हम बात करते हैं तो इन सारी बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने कई शो किए इसको लेकर कि कभी आजम फैक्टर है, कभी जाट और मुस्लिम फैक्टर है, कभी यादव लैंड की हम लोगों ने बात की। तो ये सब चीज़ें धराशायी हो गई क्या, एक तरह से मानेंगे? आप देखिए 58 सीटें पहले चरण के चुनाव में जाटलैंड आपने शब्द यूज किया। ये जो जाट पट्टी थी इसमें 58 सीटें थी, 53 2017 में जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और कहा यह गया था कि ये जीत इसीलिए हुई थी क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों की एक पृष्ठभूमि है इस प्रदेश में, और इस कारण से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन अब इस बार जाट और मुस्लिम समाज दोनों एक हो गए हैं, क्योंकि किसानी का मुद्दा आ गया है, और इस कारण से ऐसा नहीं होगा कि इस बार वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन देखिए नतीजे क्या है, 44 सीटें 58 में से 44 सीट इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीती, बावजूद इसके कि इसी क्षेत्र में आंदोलन हुआ, बावजूद इसके कि जाट और मुसलमान एक साथ वोट करते नजर आए, ऊपर से अंदर से वोट नहीं हुआ। कुल मिलाकर जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक ही नाव पर सवार होंगे मुस्लिम और जाट, वो हो नहीं पाया, नहीं हो पाया। और तीसरा कि जो वोट आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ आना भी कोई ज्यादा फायदे का बहुत ज्यादा नहीं हुआ। देखिए राष्ट्रीय लोकदल जाट समुदाय की पार्टी है, और भी लोग हैं, पर मूलतः जाट समुदाय इस पूरे क्षेत्र में एक ही सीट जिताया हरा सकता है अपने दम पे, और वो है छपरौली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ही सीट है, वहां वो जीतेंगे आरएलडी वाले, उनकी जीत है वहां। लेकिन उसके बाद वो फैक्टर के रूप में होता है। पश्चिमी की बात ये हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भी गठबंधन किए अखिलेश यादव ने, राजभर से गठबंधन, और दारा सिंह चौहान भी आ गए उनके पास, ये गठबंधन पूरे राजभर वोटों को लेके आए, गारंटी नहीं थी। इसीलिए हमने देखा कि बहुत से राउंड में तो ओपी राजभर खुद पीछे चल रहे थे, और ऐसा नहीं होता है। लोग नेता ये सोच लेते हैं कि मैं जा रहा हूं तो मेरा समाज भी चला जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खासकर ये हुआ, नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट बचा लें, ये बड़ी बात लग रही है। हार तो आधी उसी दिन हो गई हिमांशु, जब उन्होंने अपनी सीट बदल ली, पडरौना से फाजिल नगर चले गए, उसी दिन हार हो गई। धर्म सिंह सैनी मंत्री थे, नकुड़ सीट सहारनपुर, चुनाव उनको धोखा दे गया सब कुछ, क्योंकि देखिए ये बड़े लोग थे, समाजवादी पार्टी में मंत्री होकर के चले आए थे। और याद कीजिए वो दौर जब लगा ऐसा कि अरे बड़े बड़े मंत्री छोड़ कर आ रहे हैं, फिजा बदल चुकी है अब उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल है। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। हुआ यूं कि इनके समाज के लोग नहीं आए वापस, ये खुद चले आए। तो ये जो कॉस्मेटिक अरेंजमेंट होता है, कृत्रिम तरीके से
मेजॉरिटी मैन्युफैक्चर करने का, ये नहीं हो पाता है। और ये चुनाव इस बात को भी साबित करता है। जो जातियां अपने आप को बहुत मजबूती से सामने लेकर आती थी और डेमोक्रेसी में कहते थे कि देखिए साहब, जाति के खिलाफ आप काम करते हैं, पर ये लोकतंत्र है ना, ये तो जातियों को मजबूत करता है। होता था ना कि भाई ये यादव समुदाय के हैं, ये ब्राह्मण समुदाय के हैं, साहब इनको तो यही वोट देगी। जी नहीं, इस बार तो वो सब टूटता नजर आ रहा है। इस बार तो जो वोट परसेंटेज आया है और ये दूसरी दफा है, तो इसमें तो ऐसा लगता है कि वो जो बड़ा अम्ब्रेला एक सिक्योरिटी का और प्रो पीपल नीतियों का और वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें देने का ये भारतीय जनता पार्टी ने जो क्रिएट किया है, इसका ऐसा लगता है कि सबसे बुरा असर हुआ है जाति और वर्ण व्यवस्था जो हावी रहती थी भारतीय लोकतंत्र पर, उसके लिए वो धीरे धीरे ये एक अच्छा साइन है लोकतंत्र के लिए। ये एक अच्छा साइन है और बुरा साइन भी दूसरा है। हमने ओवैसी साहब की बात नहीं की। देखिए, क्रैश पॉलिटिक्स कास्टिज्म का हो या कम्युनलिज्म का हो, ये नहीं चलेगा। आप पूर्ण रूप से कहें यादव समाज हमारे पास है, हमारे पास ब्राह्मण समाज है, ऐसा कोई नहीं है कि सारे यादव आपको वोट दे देंगे या सारे ठाकुर आपको वोट दे देंगे या सारे ब्राह्मण। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। वो आपको एहसास। और दूसरा ये भी है कि देखिए, ओवैसी साहब विद्वान आदमी हैं और मुद्दे भी सही उठाते हैं, पर यही दोनों राजनीति में आप कहां पे खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं, और आपके एक एक्शन या आपके एक वाक्य से किसका फायदा होने जा रहा है। मेरे सामने जो भीड़ खड़ी है, क्या उसका फायदा मैं कर पाऊंगा अपने इस वाक्य से? फायदा भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। फायदा जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं सामने खड़ी वो जो संख्या होती है उसके लिए, लेकिन फायदा भारतीय जनता पार्टी का होता है। बी टीम कहा भी जाता है और कंसोलिडेशन कर देते हैं वो। बिल्कुल। और यही वजह रही कि वो बिहार में भी उनका नेगेटिव असर हुआ, उत्तर प्रदेश में भी उनका नेगेटिव असर हुआ। चलिए, हम लोग 21वीं सदी में हैं और इन चुनावों ने जो है मिथक भी तोड़े हैं। मिथक ये कि जो एक बार सीएम बन जाता है वो दोबारा सीएम नहीं बनता है। ये मिथक कि जिसने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया या फिर उसकी शुरुआत की वो दोबारा नहीं बना। मायावती से जो नोएडा आ जाता है, जो नोएडा आ जाता है वो दोबारा जो है सत्ता उसके जो हाथ से चली जाती है। ये मिथक टूटे हैं। इनको किस तरह से देखते हैं आप? और ये एक राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, क्योंकि मिथक टूटना एक जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था, उसके लिए भी बड़ा जरूरी होता है कि लोग उस चीज को दिमाग में बैठा के, और सियासी तौर पर तो कतई नहीं होना चाहिए ये सब चीजें, तो टूटी हैं। किस तरह से देख रहे हैं? अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने नोएडा में जो रिकॉर्ड जीत दर्ज की है उसी को आप देखिए। तमाम मिथक एक तरफ, और 1,80,000 वोटों से पंकज सिंह ये चुनाव जीत गए। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो हाथों हाथ लिया है इस जगह ने, और दोबारा से उनको फिर दिया है। और पूरे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी, पूरे गौतम बुद्ध नगर में जो 3 सीटें थी वो भी भारतीय जनता पार्टी। तो ये मिथकों का जो टूटना है ना, ये प्रतिमानों के बदलने का पर्याय भी है। आपने निश्चित प्रतिमान बना दिए हैं और उनके आसपास मिथक बन जाते हैं। आपने प्रतिमान बनाए हैं कि ये फला साहब हैं और ये अपने जाति समुदाय का वोट लेके आते हैं, इनको ले लो। ये फला साहब हैं, इनको ले लो। अरे साहब, ये नहीं चलेगा। ये प्रतिमान और ये मिथक, ये सब पुरानी बातें हो रही हैं। नई बात ये है कि आपको जन सरोकारों के लिए तो काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि हम इस राष्ट्रवाद का और इतना बड़ा अम्ब्रेला हमने बना लिया, जीत नहीं होगी। जीत तभी होगी जब इस अम्ब्रेला के अंदर आप मदद करने वाले व्यक्ति के तौर पर देखे जाएंगे। बिल्कुल। और ये इस बार कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इंप्रेशन जो दिया उसे पीपल ने स्वीकार किया है। पीपल हैव एक्सेप्टेड इट कि भाई ये मददगार हैं। और वो जो अनाज दिया जा रहा था, हिमांशु कहना पड़ेगा, हर जगह लाभार्थी। और यहां तक कि मुस्लिम समुदाय आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं करता है। आमतौर पर, मैं कहूंगा कंप्लीटली नहीं करता है, ऐसा नहीं है। उस समुदाय में बहुत से लाभार्थी थे। और ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते भी हैं कि मैं, क्योंकि गरीबी है ना, मैं मुस्लिम से प्यार करता हूं, मुस्लिम से मुझे। समाजवादी पार्टी इस बात को नहीं समझ पाती है। गरीबी, आपने उनकी राजनीति की है, गरीबी कैसे है मुस्लिम समाज में इतनी। और जाहिर है अगर गरीबों के लिए कोई स्कीम बनी है तो लाभार्थी तो वो भी होंगे ना, जाहिर है। तो उनमें भी हमने सॉफ्टवेयर सेंटिमेंट इस बार देखा। वो दिन दूर नहीं है जब आपने जो कहा सबका साथ सबका
विकास। तो उसमें एक बड़ा वोट चंक जो है अगर इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जाती रही तो जुड़ जाएगा, और ये बहुत अच्छा संदेश बिल्कुल समाजवादी पार्टी या भाजपा विरोधियों के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, और इस मंच से हम जो है शुभकामनाएं भी देंगे उनको कि एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं वो, और अच्छे से सरकार चलाएं, और 5 साल बाद फिर से जो है लेकिन मजबूत विपक्ष है। हाँ, इस बात की भी शुभकामना जानी चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है, और वो भी जो आम जनता के मुद्दे जो सरकार से छूट रहे हैं उनको उठाएगी, ताकि जो है उनका भी भला हो सके। जो समाज छूट रहा है या फिर जो फैक्टर छूट रहे हैं सरकार से, जहां पर वो काम नहीं कर पा रही है, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो यही स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी खड़ी हो रही है। हालांकि बीएसपी और कांग्रेस गायब हैं, बिल्कुल गायब ही उनको समझ लीजिए, लेकिन चलिए वो सब भी चलता है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व के बाद में ये रिजल्ट हम सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।